नमस्कार भाई सभी को। आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम ले भी। हमने कल क्या शुरू किया था भाई? हिस्ट्री, इतिहास। हमने कल हिस्ट्री शुरू कर दी थी। आज मैं पूरा का पूरा रिवीजन करा देती हूँ। कल थोड़ा बहुत है हमने किया था। भाई जो इतिहास, हमारा जो इतिहास रहा है उसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। प्रयाग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल भी। प्रयाग ऐतिहासिक काल जो अज्ञात है भी, हमें कोई पता नहीं था, उसका कुछ भी नहीं पता। हमारे जैसे बंदों ने लिखा, आइडिया लगाया गया उसके, समथिंग, हमें कोई प्रूफ नहीं मिला उसकी, कोई लिखित में हमें कोई बुक्स नहीं मिली, कहीं भी कुछ लिखा नहीं मिला उस सभ्यता के बारे में, प्रयाग ऐतिहासिक काल के बारे में। हमने आइडिया लगाए गए भी, पत्थरों को लेके खोपड़ियां मिली भी, जो है दफनाए गए उनको, मृत शरीर उनकी खोपड़ियां मिली, उनसे C14 से हमने आइडिया लगाया है भी इतना पुराना रहा होगा। तो उसको हमने नाम दिया भी प्रयाग ऐतिहासिक काल। प्रयाग ऐतिहासिक काल जो ये सबसे पहले प्रयाग ऐतिहासिक काल जो इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्रयाग, आद और ऐतिहासिक, ये हेरोडोटस ने बांटा था। उनको इन्होंने हिस्टोरिका नामक अपनी पुस्तक दी, उसमें उन्होंने 3 भागों का वर्णन किया भी, हिस्ट्री 3 भागों में है। उन्होंने समथिंग ये आइडिया लगाए गए। और प्रयाग ऐतिहासिक काल में जो हमारा रहा, ये सारा का सारा आदि मानव लोग रहते थे भी उस टाइम में। आदि मानव लोग रहते थे, हमारे पूर्वज जो थे वो आदि मानव भी। हमारी जो शक्ल थी वो बंदरों जैसी थी। हमने धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया। मान लो हर चीज अपडेट होती रही, और हमने मान लो वही बात अभी हर पीढ़ी में होता है ना। पहले हमारे से अगर हमारे दादा परदादा की अगर बात करें तो उनकी और हमारी शक्ल में थोड़ा परिवर्तन होता है ना, वैसे ही परिवर्तन होता रहा भी, प्रकृति के अनुसार जो है हमारे में चेंज आते रहे। हमने नई नई टेक्निक खोज ली, उसके साथ हमारा विकास होता रहा। और हम जो है अगर हम देखें ना भाई, पहले तुम ये मत सोचा करो भी अगर आज भी हमारे पास इतनी फैसिलिटी ना हो ना, तो हम आदि मानव से भी बेहतर हो सकते हैं। अगर हमारे पास इतने साधन ना हो, हमें वनों में छोड़ दिया जाए, तो तुम सोच करो तुम्हारे हालात कैसे हो सकते हैं। वैसे वास्तव में देखा जाए तो मैंने कहा भी उनकी लाइफ मस्त थी, कोई टेंशन नहीं थी, बस खाना पीना, वनों में घूमना आराम से, है ना। आज की जो लाइफ है इतनी टेंशन से भरी हुई है। हर जो है बंदा, मैंने कल भी तुम्हें बताया भी, हर हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। कभी भी कंपेयर ना करें। अगर करते हो तो कुछ बन के दिखाओ। अगर कंपेयर करने की हिम्मत भी तुम रखते हो ना किसी से भी, हाँ हमारे पास इनकी ऐसी है तो हमारे भी ऐसी हो जाए, तो करके दिखाओ भाई। माँ बाप की जो दौलत है उस पे नहीं, अपनी कमाई पे। या तो कंपेयर करो ना, करते हो उसकी हिम्मत भी रखते हो कंपेयर करने की, तो कुछ करने का जुनून भी रखो। सिटी में टारगेट बना लो भाई। अब नोटिफिकेशन रात को वायरल हुआ है भाई, हो रहा है। हाँ नहीं, वो गलत है, क्योंकि हिम्मत सिंह की स्टेटमेंट आ चुकी है। जो एडवोकेट है हमारे एचएससी के चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उन्होंने बोल दिया है भी, मैसेज डाल दिया है भी, जो ये चल रहा है, रात को वायरल हुआ मैसेज पूरा का पूरा, उन्होंने सारे कुछ दे रखे हैं, इतनी एज लिमिट रहेगी, ये भर सकते हैं, ऐसे सर्टिफिकेट चाहिए, वो सब फेंक है। परंतु जल्द आपको देखने को मिलेंगे। ये नहीं है भी, मतलब उसको यही मान लो भी, एक वो संकेत है आपकी तरफ। सीटी जून में नहीं तो अगस्त में 100% ले लेंगे। मई में तो ये कह रहे हैं भी मई के लास्ट वीक तक हो जाएगा, नहीं होगा भाई, मई तक तो इनसे फॉर्म ही नहीं भराए जाएंगे, क्योंकि झूठे झिलासे देना गलत बात है। और पता नहीं भी न्यूज पेपर पेपर लेगी, पता नहीं, उसमें तो डेली डाल देते भी 2 मई से शुरू होंगे, मई के लास्ट वीक में हो जाएंगे, नहीं होंगे भी। हाँ अगस्त तक हो जाएंगे, चांस है, पूरी संभावना है। परंतु तुम अभी न्यू न्यू हो,
तुम्हारे लिए तो जितना टाइम हो ना उतना ही अच्छा है। तुम ये सोचो, पीछे 3.5 लाख का क्लियर हुआ था ना, उसमें लगे तो 15-20 हजार ही लगे हैं। वो 24 तो कह रहे हैं भी 24 हजार लग गए, 15-20 ही लगे हैं। वो 3.5 क्लियर वाले वो तुम्हारे साथ ही फाइट करेंगे। और तुम ये ज्यादा मस्त सीटी को, तुम ये सोचो भी तुमको जो करवा दिया गया, और एक ना तुम हर दिन ये सोचते हो भी हमें वो हो जाए, ठीक है हमारा वो हो जाए। मैंने तुम्हें एक पोल्ट्री पूरी करवा दी, इकोनॉमिक्स पूरी करवा दी। उसकी रिवीजन इतनी टिप्स पे होनी चाहिए भी मान लो 1 मंथ के बाद अगर और सब्जेक्ट आता है तो पहले उसकी प्रिपरेशन पूरी तैयार रखो भी पोल्ट्री आपको उठानी ना पड़े, उसके बाद इकोनॉमिक्स उठानी ना पड़े। हरियाणा जी की हो रही है आपके साथ साथ, होगी होगी हरियाणा जी के तो। हाँ तो हरियाणा जी की इतनी मान लो पकड़ रखो, अब जैसे मैथ का टॉपिक हो ही जाता है, रीजनिंग हो जाती है, जो टॉपिक करवा दिए गए उसकी बार बार रिवीजन करते रहे। कई बच्चों की आदत होती है अभी हमें वही नोट्स दे दो जी, वही बुक्स दे दो, वही पढ़ा दो, वही पीडीएफ दे दो। अरे बुक्स बहुत है तो एक बुक रखो, 10 बुक की बजाय एक बुक रखो और उसको 10 बार पढ़ो। हर कोई कहता है ना ये बात, कहता है ना, परंतु तुम्हारे समझ में नहीं आती ना। बस मैडम लिखा दो, कॉपी भरवा दो, जितना कर लिया उसको ये रखो भी। अगर कोई टीचर जैसे मान लो सपोज करो मैंने आज क्लास दे दी, कल तुम्हें हिस्ट्री मैंने प्रयाग ऐतिहासिक काल पढ़ा दिया था, बता दिया था, एग्जाम के रिलेटिव बता ही दिया। कितने बच्चे हैं जो हर एक बात बता सकते हैं। ये कह दे भी कल आपने मैडम जितनी बातें बताई मैं कॉन्फिडेंस से सारी की सारी बता सकता हूँ। अब बुक के पेज ना फोड़ो। कितने बच्चे हैं जो हर एक बात बता सकता है, कुछ भी नहीं है, 5 मिनट की बात थी बस। नहीं याद है ना, नहीं देखी ना, तो ऐसे नहीं होगी मेरे बच्चों, बहुत रिवीजन की तैयारी। आपके साथ वो फाइट करेंगे, अब मेरे पे ही लगा लो, मैं भी आपके साथ हूँ। ये नहीं है भी मैं अलग रहूंगी, मैं भी आपके साथ वहीं बैठू मिलूंगी आपको। जो हमें 1-1, 2-2 नंबर से फाइनल में चूक गए थे वो भी आपके साथ ही मिलेंगे। तो आप देख लो भी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। और जरूरी नहीं होती, मैं ये नहीं कहती भी आप नहीं कर सकते, भी मैं कर सकती हूँ आप नहीं कर सकते। किस्मत भी होती है 1%। हो सकता है आपको मेरे से ज्यादा नंबर आ जाए क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, जीके वाला। और आप सारे सब्जेक्ट, और आप शायद ही +2 बीए अभी करके ही आए होंगे, तो आपका माइंड ज्यादा काम करता है हमारे से। चलो ध्यान से सुना भी, जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जनक भाई पहले, जिन बच्चों ने लिख रखा है कोई जरूरत नहीं है लिखने की दोबारा, जिन बच्चों ने नहीं लिख रखा वो लिख ले भी। हिस्ट्री के जनक है कौन थे भी? हेरोडोटस। हिस्ट्री के जनक कौन थे भी? हेरोडोटस थे भी। और हेरोडोटस ने, मैंने कल तुम्हें बताया भी, हेरोडोटस ने हिस्ट्री के बारे में लिखा, उन्होंने कुछ बुक्स लिखी, उसने बुक्स का नाम अपने आप के नाम पर ही दे दिया, हिस्टोरी का नाम दे दिया भी बुक्स का। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरी का भी, हिस्टोरी का दे दिया। कल मैंने तुम्हें बताया था अभी, क्यों क्या बता दिया पुस्तक का नाम है? हेरो, क्या बताया था? हेरोटिक्स। हेरोटिक्स बताया था, यही बताया। आप ध्यान से सुनिए, जो हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस है। हिस्ट्री के जनक कौन है? हेरोडोटस है। उसी के नाम पे उन्होंने, ये कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने जो भी लिखा अपने नाम पे ही दे दिया भी। ऐसे ही उसका नाम शुरू होता है हेरोडोटस का, और ऐसे ही उसकी पुस्तक का नाम शुरू होता है। चाहे वो हेरोडोटस पूछ ले चाहे हिस्टोरी का पूछ ले, सिर्फ उसी के नाम पे आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। कई बार एग्जामर भी सीधा लिख के दे देता, जैसे मैंने ये लिखा ना हिस्टोरी का हेरोडोटिक्स, तो ऐसे हेरोडोट्स दे देता है, कई बार पुस्तक का नाम हेरोडोट्स दे देता है। तो ये तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेंगे, परंतु तुम्हें ध्यान रखना है भी उसका जो हिस्ट्री का जनक था वो कौन था भी? हेरोडोटस था, और उसी के नाम पे उस पुस्तक का नाम पड़ा।
ऐसे ही ध्यान रखना भी है, जो अच से देने वाला ही था और अच से ही उसकी पुस्तक का नाम था। उन्होंने अपने नाम पर ही अपनी पुस्तक का नाम दे दिया था। उन्होंने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा भी, इतिहास को 3 भागों में बांटा भी। प्रयाग ऐतिहासिक काल, जिन बच्चों ने लिख रखा है कोई बात नहीं, वो ना लिखें और समझ लें। आदि ऐतिहासिक काल भाई, और ऐतिहासिक काल भाई। प्रयाग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल भी। पहले हम प्रयाग ऐतिहासिक को पहले सुन लो, मैं इन तीनों के बारे में बता देती हूँ, सुनना जरूरी है। प्रयाग ऐतिहासिक काल वह काल था जिनका कोई लिखित में सबूत नहीं मिला हमें, कोई लिखित में कुछ भी नहीं मिला हमें, ना कोई हमें साक्ष्य मिले, वो सिर्फ पत्थर के टुकड़े मिले, उन्हीं पे हमने आइडिया लगाया। खोपड़ियां मिली तो हमने आइडिया लगा लिया भी इतने पुराने रहे होंगे। प्रयाग ऐतिहासिक काल में, जिसमें हम पढ़ेंगे, इनको 3 भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद जो है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वह काल था जिसमें हमें लिखित में तो मिले परंतु हमसे पढ़े नहीं गए भी। हमें इसके लिखित में साक्ष्य तो मिले हैं परंतु हमसे वो भाषा अभी तक पढ़ी नहीं गई, वो भाव चित्रात्मक भाषा है भी, और जो दाएं से बाएं लिखी गई है। मैं लिखाऊंगी, लिखना नहीं है तुम्हें। इसमें तो हम आदि ऐतिहासिक को 2 भागों में पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता में पढ़ेंगे और वैदिक काल में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता और वैदिक काल भी। सिंधु सभ्यता जो 2500 से 1750 तक चलेगी, उसके बाद उत्तर वैदिक काल है वो 1500 से 600 तक भी। क्लियर? सॉरी भाई, जो उत्तर वैदिक काल है वो 1500 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। उसके बाद हम इतिहास पढ़ेंगे, जो अब हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे जो 600 से लेके 712 ईसा पूर्व तक पढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब पहले हम प्रयाग ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, ये पीछे बातें हैं। प्रयाग है ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे भी। प्रयाग ऐतिहासिक काल कौन सा काल है भी? प्रयाग ऐतिहासिक काल वह काल है प्रयाग ऐतिहासिक काल वह काल, वह समय है जिसके जिसके लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिले हमें, लिखित में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं भी, सबूत है कोई हमें लिखित में सबूत नहीं मिले हैं, इसे प्रयाग ऐतिहासिक काल कहता है, जिसका लिखित में कोई हमें सबूत नहीं मिले हैं भी। प्रयाग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ेंगे। प्रयाग ऐतिहासिक काल काल भाई, इसके 3 पार्ट है भाई। फर्स्ट पूरा पाषाण काल भाई, पूरा पाषाण काल भाई। नव मध्य पाषाण काल भाई, नव पाषाण काल भाई, तीन भागों में बांटा जाता है। ध्यान से रखना, प्रयाग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
नव पाषाण काल में। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल जो सिंपल है, आपसे एग्जाम के ओरिएंटेड बातें करेंगे हम, फालतू की कोई बात नहीं करेंगे। हमें कोई हिस्ट्री जानने का कोई शौक नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है, हमें एग्जाम के ओरिएंटेड ही बात करनी है। पूर्व पाषाण काल रहा था, ये अज्ञात वर्ष से 10,000 अज्ञात वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व है भी, 10,000 ईसा पूर्व तक रहा भी, बीसी लिख लो भी। 10,000 से, ये अज्ञात वर्ष से 10,000 बीसी तक चला, और ये 10,000 से बीसी से 4,000 बीसी तक भी, बिफोर क्राइस्ट भी। हम एससी और बीसी पढ़ते हैं ना, तो बीसी भी बिफोर क्राइस्ट भी, जो ईसा मसीह था उसके जन्म से पहले का और बाद का भी। पहले का जो हम पीछे उल्टे चलते हैं भी, जैसे 100 हो गया, 99 हो गया, 98 हो गया, 97 हो गया, ऐसे उल्टे चलते हैं। बिफोर है क्राइस्ट की बात करें तो हमें उल्टे चलते हैं, और आफ्टर क्राइस्ट की बात करें तो हम जैसे सीधे 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं। उसके बाद नव पाषाण काल का टाइम पीरियड रहा भी 4,000 से 2500 बीसी भी। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये बातें नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ इतना पूछेगा भी पूर्व पाषाण काल में किसकी खोज हुई, नव पाषाण में किसकी हुई, मध्य पाषाण में किसकी हुई। भी आग की खोज उन्होंने कब कर ली, पहिए की कब कर ली, वो पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में आग की खोज करना सीख गए थे, आग की खोज कर ली थी, और वो मांस पकाना सीख गए थे। मांस पकाकर जो आदि मानव लोग थे वो कैसे व्यापार करते थे, क्या था उनका उद्योग धंधा, शिकार करना भी क्या था उनका व्यापार था, वो कैसा था, शिकार करना भी। शिकार के रूप में वो अपना भोजन जुटाते थे, बस वो घूमते रहते थे, ना उसका रहने का कोई प्रबंध था, ना उसका खाने पाने की कोई व्यवस्था थी, भी जो मिला वो खा लिया उन्होंने, कोई प्रॉपर ऐसे नहीं था भी यही वो शाकाहारी थे, वो सिर्फ मांसाहारी थे। वो शिकार करते थे, घूमते रहते थे, ना उनके पहनने के लिए कपड़े थे, ना रहने के लिए मकान थे। तो ये ध्यान रखना कि पूर्व पाषाण काल में उन्होंने आग की खोज कर ली थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी आग की खोज उन्होंने किस काल में कर ली थी, तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आग की खोज उन्होंने कब कर ली थी भी, पूर्व पाषाण काल में कर ली थी। और क्या सीख गए थे भी वो, हाँ जी, मांस को पकाना भी, मांस है पका कर खाने लगे थे भी, मांस है मांस पका कर खाने लगे थे। तो ये ध्यान रहे, अब तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी वो मांस पका के कब खाने लगे, जब आग की खोज कर ली तो मांस पका के खाने लगे। तो किस काल में करने लगे, पूर्व पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल लिखेंगे, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में वो दाह संस्कार करना सीख गए। दाह संस्कार, दाह संस्कार है करना सीख गए थे भी वो पहले डेड बॉडी को फेंक देते थे भी ऐसे ही जंगलों में, फिर उन्होंने धीरे धीरे उसको दफनाना और जलाना सीख लिया, क्यों उनकी आग की खोज तो हो ही चुकी थी पूरा पाषाण काल में। तो उन्होंने डेड बॉडी को दफनाना या उसको जलाना सीख गए थे भी। दाह संस्कार की जो विधि है उनके काल में कब आई भी, मध्य पाषाण काल में आई। क्लियर है। नेक्स्ट भी स्वास्तिक भी, स्वास्तिक की, स्वास्तिक जो साइन है वो मध्य पाषाण काल में आ गया था भी। स्वास्तिक चिन्ह जो था भाई, ऐसे ही होता है क्या, ऐसे ही होता, अरे ऐसे सही होगा, ये सही है ना।
स्वास्तिक का जो साइन आया, ये आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें ना कोई पंडित जी बनना, ना हमें इसके बारे में कोई ध्यान रखना, बस तुम्हें एग्जाम में ये पूछेगा कि स्वास्तिक की जो खोज कब हो गई थी प्रयाग ऐतिहासिक काल में, तो मध्य पाषाण काल में भी एक साइन मिला और ये आइडिया लगाया गया भी वो जानते हो, बस यही लिखा गया उस बुक्स में, ना हमें कोई लिखित में बताया गया कि स्वास्तिक जो है उसकी जो खोज है कब होगी थी, मध्य पाषाण काल में। आगे लिखे नव पाषाण काल, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं। नव पाषाण काल, पहिए की खोज, पहिए का आविष्कार कब कर लिया भी उन्होंने, नव पाषाण काल में। पहिए की खोज, कृषि करना सीख गए थे, खेती बाड़ी, कृषि करना, पशुपालन, वो रहने के लिए अपने मकान बना लिए भी इसी में। अब ध्यान से सुने, पहिए की खोज, कृषि करना, पशुपालन, मकान, और भी इतना ही लिखा है था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन, आग की खोज बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो ये ध्यान रखना, आग की खोज उन्होंने कब कर ली थी, पूर्व पाषाण काल में ही कर ली थी। पहिए की खोज, खेती करना कब सीख गए थे, नव पाषाण काल में। रहना मकान बनाकर रहना कब सीख गए थे, नव पाषाण। तो उन्होंने पशुपालना भी सीख गए, अरे खेती करने लग गए तो वो पशु भी रखते होंगे। उन्होंने पहले किस पशु को पालतू पशु बनाया, ये एग्जाम में क्वेश्चन है। हाँ जी, प्रयाग ऐतिहासिक काल के लोगों ने का उनका पालतू पशु भी, पालतू पशु किसको बनवाया, किसको बनाया था भी, कुत्ते को, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी। प्रयाग ऐतिहासिक काल के लोगों ने जो पालतू पशु किसको बनाया, पहला कुत्ते को बनाया हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। बाकी तो चाहे वो कुछ भी रखते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम। जो उन्होंने पहली जो खेती की थी, कृषि की थी, तो किसकी की थी भी, खेती भी, उन्होंने कौन सी भी, जो की, जो कहा, इसको यव भी बोला जाता है। और खेती के जो साक्ष्य मिले थे, ये कहां से मिले थे, मेहरगढ़ से मिले थे। मेहरगढ़ है जो कहां पड़ता है भी, बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ पड़ता है भी, और बलूचिस्तान कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। मेहरगढ़ जो कहां पड़ता है में, बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान कहां पड़ता है भी, पाकिस्तान में। उनका पहला औजार में, प्रयाग ऐतिहासिक काल के लोगों का पहला औजार भी, औजार भी कुल्हाड़ी भी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी भी। और ये पत्थर की हुआ करती थी, ये भी ध्यान रखना भाई, ये जो उनके औजार है वो सिर्फ पाषाण काल आ गया ना, सारी चीजें उसमें पत्थर की हुआ करती थी। पत्थर के उन्होंने मकान बनाए, पत्थर के उनके हथियार हुआ करते थे, पत्थर के उनके बर्तन हुआ करते थे, परंतु वो अपडेटेड थे किस धातु से, प्रयाग ऐतिहासिक काल के लोग किस धातु को जानते थे भी, हाँ जी, प्रयाग ऐतिहासिक काल के लोग जो धातु थी भी, प्रयाग ऐतिहासिक काल के लोग किस धातु से परिचित थे भी, तांबे से, तांबा, ये क्वेश्चन। प्रयाग ऐतिहासिक काल के लोग, उन्होंने खेती सबसे पहले किसकी की भी, जौ की, पहली खेती जौ की उन्होंने, जिनके साक्ष्य मिले हमें, खेती के साक्ष्य कहां से मिले, मेहरगढ़ से मिले, और मेहरगढ़ कहां पड़ता है भी, बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान कहां पड़ता है,
पाकिस्तान में। इसके साथ और लिखवाया तुम्हें, इतना लिखवाया था। ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रयाग ऐतिहासिक के बारे में अब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, परंतु तुम्हें हिस्ट्री जानने के लिए ये जानना जरूरी था भी जो प्रयाग ऐतिहासिक काल है उसमें क्या होता था। पहले यहाँ से क्वेश्चन है पूछे जाते थे। अब कल जो न्यूज ऑथेंटिक सरकार ने दे दी है, हिस्ट्री से मुगल काल हटा दिया गया, दिल्ली सल्तनत हटा दिया गया। सुन लो, लिखना नहीं है, सुन लो। सरकार ने एनसीईआरटी से क्या हटा दिया गया, मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में। सुन लो, अरे सुन लो, पहले सुन लो पूरी बात को। मुगल काल को हटा दिया गया। मुगल काल जो सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक रहा मुगल काल है। सुन लो, अरे ये बातें नहीं, तुम बातें क्यों करते हो। दिल्ली सल्तनत जो सबसे पहले आया, अभी दिल्ली सल्तनत जो 1206 से शुरू होता है, गुलाम वंश से शुरू होता है। लिखना नहीं है, सुनना है। जो दिल्ली सल्तनत है 1206 से शुरू होता है, जो किस वंश से शुरू होता है, गुलाम वंश से। क्योंकि हटाया गया तो क्वेश्चन आएगा। आज इसके बारे में 5 मिनट बात कर लेते हैं, क्योंकि तुम्हें अपडेट हो ना भी किस चीज को हटाया गया। एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया और इसकी जगह कल हमारी जो मैंने परियोजनाएं तुम्हें कराई थी ना इकोनॉमिक्स में, फिर नई योजनाएं जो पुरानी है जो एग्जाम में पूछी जाती है, उन योजनाओं को देगा भी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो क्या था, वो जोड़ दिया गया। जनधन योजना क्या थी उसके बारे में वो उसके क्वेश्चन देगा। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सल्तनत और मुगल जो काल हटा के उन्होंने ऐसी योजनाओं को अपडेट कर देगा, उसमें भी इनके बारे में जानकारी तुम्हें दी जाएगी। वहां ये नहीं है भी वो हटा दिया बस वहां खाली हो गया, वहां तुम्हें योजनाएं देखने को मिलेगी वहां। क्योंकि जो बच्चों की लगती है ना 6 से +2 एनसीईआरटी होती है ना, तो उनमें जो चैप्टर डालेंगे ना अब वो योजनाओं से संबंधित डालेंगे। क्लियर है। दिल्ली सुन लो, दिल्ली सल्तनत रहा 1206 से 1526 तक। दिल्ली सल्तनत रहा 1206 से 1526 तक। 1526 में जो अंतिम अगर पूछे दिल्ली सल्तनत का पहला, मैंने बता दिया भी तुम्हें, पहला वंश कौन सा था, गुलाम वंश था। और अंतिम पूछे दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश भी लोधी वंश में, लोधी वंश था पहला गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का, और अंतिम है लोधी वंश। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। उसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर है जीत जाता है उस युद्ध को। और बाबर किस वंश की स्थापना कर देता है, मुगल वंश की। किस वंश की स्थापना कर देता है, मुगल वंश की। और मुगल वंश शुरू हो जाता है 1526 से, ये चलता है भी 1857 की क्रांति तक। वो अलग बात है बीच में जो ये क्राउन ये कंपनी आ गई थी भी, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी बीच में, उनका नाम मात्र का चलता था, परंतु 1857 तक रहे थे भी मुगल। जो पहला मुगल बादशाह बाबर था और अंतिम में बहादुर शाह जफर था। दोनों ऐसे मुगल बादशाह जिनको बाहर से बाहर जिनकी मकबरे हैं भी, बाहर से बाहर जिनके मकबरे हैं, बहादुर शाह जफर और बाबर का भी। बाबर का अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है और बहादुर शाह जफर का कहाँ है भी, कहाँ है भी, काले पानी है। काला पानी कहाँ है, काले पानी की जेल की सजा देते हैं कहाँ, बर्मा भी। कहाँ है, बर्मा। और बर्मा का नाम आप बदल कर क्या कर दिया गया, म्यांमार। क्लियर है। तो दोनों का ध्यान रहे, क्योंकि ये हटाया गया तो यहाँ से क्वेश्चन आए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है हम इनको छोड़ेंगे, क्योंकि मुगल से क्वेश्चन आता है, मुगल काल से हमेशा आता है। परंतु आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा हो गया इसको खत्म कर दे, कुछ भी नहीं था ऐसे ही पढ़ना। तो अब ध्यान रहे, ऐसे एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चन पूछ रही, क्या पता भी एग्जाम
10 दिन में हो जाए और हम तो उस तक पहुंचे नहीं, तो तुम्हें बीच में बात बताई हुई तुम्हें याद रह जाए कि कौन से वंश को समाप्त कर दिया है। एक दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया है जो 1206 से लेकर 1526 तक चला था। 1526 से कौन सा वंश आ गया? मुगल वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? मुगल वंश आ गया। जो गुलाम वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे, क्योंकि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। क्लियर है? इसके आगे मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि हमें आगे हिस्ट्री पढ़नी, क्योंकि यहां पढ़ाऊंगी तो ये रह जाएगा, पीछे वाला रहेगा। क्लियर है? समझ में आया? कौन से को हटा दिया? दिल्ली सल्तनत को हटा दिया और मुगल काल को हटा दिया। क्लियर है? अरे समझ में आया? चलो अब पढ़ेंगे हम आधे ऐतिहासिक काल में। देखिए नया टॉपिक, वो तो जो मैंने करवाया ना कल वाला था, मैंने कल उनकी रिवीजन दी। कुछ बच्चे नए हैं तो वो एक बार उसको साथ कर ले, कल वाला था। आज हमारा टॉपिक रहेगा आधे ऐतिहासिक। आधे ऐतिहासिक सुन लो भाई, बातें नहीं। आधे ऐतिहासिक में हम दो बातें पढ़ेंगे, एक सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वैदिक काल में, वैदिक काल जो 1500 बीसी से 600 बीसी तक। चले भी आगे। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिनके हमें लिखित में साक्ष्य तो मिले हैं। आदि ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके हमें लिखित में साक्ष्य तो मिले हैं, परंतु हमारे द्वारा पढ़े नहीं गए अभी। परंतु पढ़े नहीं गए, या सीधा लिख लो परंतु पढ़े नहीं गए हैं लिखित में साक्ष्य तो मिली आदि ऐतिहासिक काल के, परंतु पढ़े नहीं गए हैं भी। और जो लिखित में साक्ष्य मिले हैं, फिर जो भाषा मिली आदि ऐतिहासिक काल की, ऐतिहासिक काल की भाषा कैसी भाषा है भाई? भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक। एक मिनट भाई, आपको थोड़ा हम प्रयाग ऐतिहासिक में थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, वन लीनियर है जो आपको बताना जरूरी था। हम थोड़ा पीछे चलेंगे क्योंकि अभी मेरे दिमाग में भूल गई थी, मैं दिमाग से निकल गई बातें क्योंकि ये चल रहा था। यहाँ तक पढ़ा ना? हाँ चलो, इसके साथ ये नोट और करना भाई, प्रयाग ऐतिहासिक काल का रह गया। प्रयाग ऐतिहासिक काल में वो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में चित्रकारी और लिख लेना। क्या सीख गए थे वो? चित्रकारी सीख गए थे।
क्योंकि भाव चित्रात्मक जो मैंने पढ़ा ना, फिर मेरे दिमाग में अभी क्वेश्चन रह गया था। वो क्या सीख गए थे भी नवपाषाण काल में? चित्रकारी भी सीख गए थे। इस चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, यहां लिख लो। प्रयाग ऐतिहासिक काल के जो चित्रकारी के जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका की गुफा में भी। भीमबेटका की गुफा में जो प्रयाग ऐतिहासिक काल के लोग चित्रकारी सीख गए थे नवपाषाण काल, और उनकी चित्रकारी कैसे थी? हंसना नहीं है, क्योंकि मेरे को जैसे आए तो वैसे बता रही। ऐसे उन्होंने बनाया, ऐसी चित्रकारी थी, ऐसे बनाया उन्होंने। कोई उनकी सही से फोटो नहीं मिली भी, किसी की फोटो नहीं बनाई उन्होंने, ऐसे चित्रकारी मिले हैं भीमबेटका गुफा में, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो मैंने ये बनाई ना ऐसे। तो कहाँ मिले हैं उनके चित्रकारी के साक्ष्य? प्रयाग ऐतिहासिक काल के कहाँ मिले भी? भीमबेटका की गुफा में। कहाँ मिले हैं? भीमबेटका की गुफा में। और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है भी, देख लो। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है भी। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में भी। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल में। चलो भी अब हम क्योंकि भाव चित्रात्मक पढ़ा तो मेरे को ध्यान आया भी, मैंने छोड़ दिया चित्रकारी का। आगे चले। हाँ जी, हम आदि ऐतिहासिक काल पढ़ रहे हैं। आदि ऐतिहासिक काल जिनमें हम दो भागों में पढ़ेंगे, सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। सिंधु सभ्यता जो 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चली, परंतु ये ना कई बार आपको 2300 दे देता है। यहाँ 2300 बीसी, 2350, 2350 बीसी, ये गलत है। 2300 आपको कई बुक्स में देखने को मिलेगा 2350 से 1750 में, परंतु ये गलत है। ऑथेंटिक जो है वो 2500 से 1750 है। फिर भी उसके साथ तुम्हें अपना, मैं हमेशा कहती हूँ भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हमेशा तुमसे मैं ये बात बोलती हूँ, एग्जाम जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन लगाने का मतलब ये होता है तुम्हारी क्लियरिटी हो जाए। मैं आपको ये कह दूं बस सिर्फ 2500 1750 ही करना है आपको, इसके अलावा क्वेश्चन अगर ना आए तो आपको आप इनमें से कोई नहीं करके आना। नहीं, अगर उसमें ऑप्शन में दिया है 2500 बीसी से 1750 नहीं दे रखा ऑप्शन में दे रखा है 2350 से 1750, बाकी अन्य दे रखे हैं, तो आपको ऑप्शन किस पे जाना है भी? 2350 पे जाना है। ये ध्यान रखना मेरे बच्चों, कहीं ये ना हो जाओ मैडम ने तो कहा था 2500 17 से 50। कई बुक्स में तुम्हें ये देखने को मिलेगा 2300 से 50। ये मन लिखित कहानी है, हमें कोई सबूत नहीं मिले इसकी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, हिस्ट्री हम जैसे लोगों ने लिखी है, हिस्ट्री हम जैसे लोगों ने लिखी, अनुमान लगाया गया भी। कोई खोपड़ी मिल गई और जो अनुमान लगाते हैं भी C14 से, C14 जो कार्बन है 14 है, इससे खोपड़ी का अनुमान लगाते भी इतनी पुरानी रही होगी, तो आइडिया लगा लिया भी ये सभ्यता भी इतनी पुरानी रही होगी। क्लियर है? अरे कोई ऐसा बच्चा जिनको ये समझ में नहीं आया? आ गया? तो ये ध्यान रखना कि सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड है ना वो 2500 से 1750 ऑथेंटिक है, परंतु एग्जाम में क्वेश्चन ऑप्शन में दिया ही ना हो 2500, तो 2350 पे जाना है। 2350 और लिख लेना उसके साथ। अरे क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? उसके साथ 2350 और लिख लेना भी। ऑप्शन में 2500 ना दिया हो, 2350 से 1750 दे रखा हो, तो 2300 1750 पे जाना है। नहीं, ऑप्शन में 2500 1750 दे रखा है तो उस पे ही जाना है। क्लियर? तो हमने आयात ऐतिहासिक को दो भागों में पढ़ेंगे,
सिंधु सभ्यता और है वैदिक काल। वैदिक काल जो रहेगा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वैदिक काल में हम दो भागों में पढ़ेंगे आगे वैदिक काल को, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो आगे पढ़ेंगे भी, अभी नहीं लिखाऊंगी। वैदिक काल को इतना ही ध्यान रखना, वैदिक काल रहा 15 BC से 600 BC तक। आदि ऐतिहासिक काल वह समय है भी जिनमें लिखित में हमें सबूत तो मिले, परंतु हमसे अभी तक ये भाषा पढ़ी नहीं गई। तो उसकी एग्जाम में पूछ सकता है भी आदि ऐतिहासिक काल में जो भाषा थी वो कैसी भाषा थी भी, भाव चित्रात्मक थी। तो ये ध्यान रखना। और ये जो भाषा लिखी जाती थी ये दाएं से बाएं लिखी गई है भी। ये जो भाषा लिखी गई है ये भाषा दाएं से दाएं से बाएं लिखी गई है भी। जैसे हम लिखते हैं भी साइड से लिखते हैं ना, बाएं से दाएं लिखते हैं, ये दाएं से ऐसे लिखी गई। तो ये ध्यान रखना, ये दाएं से बाएं लिखी गई है। क्लियर है? क्लियर है? सिंधु सभ्यता लिखी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो कब से लेके कब तक चली भी, 2500 BC से 1750 BC तक। क्लियर है? सिंधु सभ्यता का पहले ये 18 सुन लो, लिखना नहीं है। ये सिंधु सभ्यता का हमें पता कैसे चला? तो एक चार्ल्स मैसन था व्यक्ति, चार्ल्स मैसन था जो ब्रिटिश अधिकारी था। उन्होंने 1826 में रेलवे लाइन के लिए खुदाई हो रही थी, तो उन्हें पाकिस्तान के आसपास जो सिंधु सभ्यता के आसपास उनसे ईंटें मिली भी, कुछ जो खुदाई के दौरान उनसे ईंटें मिली, तो उसे थोड़ा सा आइडिया हो गया भी यहाँ कुछ है। तो उन्होंने ना किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी, उन्होंने वो ईंटें यूज में ले ली, उन्होंने काम ले लिया उन ईंटों से। उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने प्रॉपर खुदाई नहीं की। सुन लो, चार्ल्स मैसन नाम का व्यक्ति था 1826 में। उन्होंने रेलवे लाइन पटड़ी जो बिछ रही थी, उनको किसी ने, जो अरे मजदूर थे वो खुदाई कर रहे थे, उनको ये बताया गया भी यहाँ से ईंटें निकल रही है। चार्ल्स मैसन को, चार्ल्स मैसन ने क्या किया, उसकी भनक तक नहीं, उन्होंने कुछ भी ये नहीं लगाया भी यहाँ कोई सभ्यता रही होगी। उन्होंने उससे इंटू को क्या कर लिया, प्रयोग में ले लिया भी, बना लिया भी, हमें काम से मतलब। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा। फिर जो अलेक्जेंडर कनिंगम आया 1856 में, उन्होंने सोचा भी हाँ यहाँ कुछ, उनका भी आइडिया लगाया गया भी हाँ कोई सभ्यता होगी, पुरानी कोई सभ्यता होगी भी। हाँ मकान, उन्होंने थोड़ी बहुत खुदाई की। उसके बाद जो ओरिजिनल सही में सिंधु सभ्यता की खुदाई वो 1921 में दयाराम साहनी ने की, परंतु जो हमारा भारतीय पुरातात्विक जो विभाग है उसकी दोबारा खुदाई करवाई गई। और जो पहली खोज हुई वो हड़प्पा की खोज हुई थी भी 1921 में, और किसने की, दयाराम साहनी ने की, उसके नेतृत्व में, देखरेख में हुई थी। तो उसी से ही सिंधु सभ्यता की जानकारी मिली। क्लियर है? लिख लो पहले, अगर लिख सिंधु सभ्यता, इसके बारे में पहला व्यक्ति भी जिनको पता चल गया भयानक पद, चार्ल्स मैसन भी, मैसन भी, जिसे कब पता चला भी, 1826 में। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम, जिसे 1856 में, इसका कोई पूछा नहीं जाएगा परंतु ये नाम पूछ लेता है, क्योंकि उसके बाद भारतीय पुरातत्व पुरातात्विक लिख लेना, पुरातात्विक विभाग द्वारा
विभाग द्वारा 1921 में हड़प्पा हड़प्पा की खोज हुई। और ये हड़प्पा स्थान था भाई, ये कोई हड़प्पा नाम नहीं लिखा था उधर जहां ये खुदाई हुई ना, वहां जो स्थान था वो हड़प्पा था भाई। वहां का जो, ये पाकिस्तान में पड़ता है भाई, हड़प्पा की जो खुदाई, ये किसके द्वारा, भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा। उस टाइम जो इनका जो अध्यक्ष था वो मार्शल था भाई, अध्यक्ष जो था वो मार्शल था। और उनके नेतृत्व में खुदाई हुई 1921 में हड़प्पा की खोज भी, जिसको हम हड़प्पा की खोज बोलते हैं भी, हड़प्पा स्थान की खुदाई हुई जो कब हुई, 1921 में। और किसकी देखरेख में हुई, दयाराम साहनी में, दयाराम साहनी की देखरेख में इसकी खुदाई कराई गई हड़प्पा स्थान की। पहला जो सिंधु सभ्यता से संबंधित जो स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा ही था, हड़प्पा स्थान खोदा गया। और ये जो खुदाई हुई ये भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा खुदाई करवाई गई। उस टाइम उसके अध्यक्ष थे वो मार्शल थे। और ये पहली खुदाई थी 1921 में। किसकी, किस स्थान, जो जगह खोदी गई वहां कौन सा स्थान पड़ता था, हड़प्पा भाई, तो उसको नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता भाई। क्लियर है, क्लियर भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया भी, हड़प्पा सभ्यता जिसकी खुदाई कब हुई, 1921 में, किसने की, दयाराम साहनी ने। उसके बाद इसके नाम अलग अलग पड़े भी। सिंधु सभ्यता को किस किस नाम से जानते हैं, वो लिख लो पहले। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी, सिंधु सभ्यता तो है भी, हड़प्पा सभ्यता भी, कांस्य सभ्यता भी, नगरीय सभ्यता भी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अच्छी बात इसमें, सबसे अच्छी व्यवस्था में थी वो कैसी थी, नगरीय सभ्यता। क्योंकि जहां यहाँ ये सभ्यता से इसको खुदाई की गई, तो इसमें अब जो वर्तमान में हमारा चंडीगढ़ शहर बसा, चंडीगढ़ है, और हमारे हरियाणा में कौन सा है, गुरुग्राम में है भी अलग, इधर बन रहे हैं अभी मानेसर साइड उधर, तो वो स्थान देखे गए। वर्तमान चंडीगढ़ का एग्जांपल लेते हैं, चंडीगढ़ जैसा आज बसा है, तो आप सपोज करें 2500 1750 बीसी पूर्व की बात है, 2500 बीसी पूर्व से पहले भी ऐसे कोई लोग रहेंगे, तुम अनुमान लगाएं भी वो कैसे टेक्निक के लोग रहे होंगे, हमसे ज्यादा अपग्रेड थे वो। अब जितने हम अब तक नहीं हुए, अब हम अभी तक नहीं हुए। गांव में अगर देखें तो लोग है, जो गवर्नमेंट जो गड़ी होती है बनाने के लिए अपनी चौकी नहीं उठा सकते, उस टाइम लोग कैसे टेक्निक के लोग रहे होंगे, जो उनके मकान थे उनकी जो चारों कोनों पे 90 डिग्री के कोण पे उनकी सड़कें बटी हुई थी, फिर इसमें अलग से, फिर इनमें अलग से, फिर इनमें अलग से, ऐसे मकान थे। हर उन्होंने इतना मतलब टेक्निक से, सोचे आप वो कितने समझदार लोग थे। और आज उनसे और हमारी कंपेयर करें ना तो हम कुछ भी नहीं है। तो सोच सकते हैं भी, ये ना सोचो भी हम बहुत कुछ चेंज हो गए हैं, तो उससे भी पुराने बहुत लोग बहुत चेंज थे, उन्होंने इतनी टेक्निक विकसित कर रखी थी। अगर सिंधु सभ्यता हम पढ़ेंगे ना तो ये वाशवेसन जो हम अब हमें जानकारी हुई है, उस टाइम के लोग भी यूज करते थे। उस टाइम में उन्होंने जो मकानों की सबसे बेस्ट अगर इसमें देखी गई तो ये चीज देखी गई। अब देख लो तुम, चंडीगढ़ शहर है वो कैसा शहर है, हमारा चंडीगढ़ जो बेस्ट शहर माना जाता है ना विभाग का, जो चार समकोण 90 डिग्री के कोनों पे उनकी हर गली है, वैसे ही उस टाइम उस सभ्यता की थी, जैसे बने थे हर गली। और कहते हैं भी उस सभ्यता के जो मेन गेट थे ना घरों के, वो मेन गली पे नहीं खुलते थे। सुन लो, वो सभ्यता के, ये भी क्वेश्चन आता है
भी सिंधु सभ्यता के लोगों के जो घर थे, वो उनके जो दरवाजे थे घर के, वो मेन सड़क पे नहीं खुलते थे। और हम हमारे मेन सड़क पे ही बनाते हैं ना। उनके दरवाजे पीछे की गलियों में खुलते थे। उनकी हर एक पाइपलाइन, जो पानी की व्यवस्था थी ना, उनकी सबसे नगरीय व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, जो निकासी थी पानी की, सबसे बेस्ट बताई गई है, जो अभी तक हम यूज नहीं कर पाए। मैंने कहा ना भी, हम घरों में नहीं कर पाते। हमारे घरों में, हमारे गांव में हम ये अगर समाधान करें ना, तो नहीं कर सकते। कर सकते हो तुम? अरे कर सकते हो अपने गांव में? ऐसी सब बना सकते हो अपने गांव को? नहीं कर सकते, क्योंकि उसके सामने हमें बहुत सारी समस्याएं। तो सोचें उस टाइम के लोग कितने समझदार रहे होंगे। तो सबसे जो अच्छी व्यवस्था देखी वो कौन सी? नगरीय व्यवस्था, जिसमें पानी की निकासी बिल्कुल अच्छी थी, और जो सड़कें थी वो 90 डिग्री के कोण पे काट रही थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं भी। मान लो नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता की जो सड़कें थी वो किस डिग्री पर उनकी सड़कें काटती थी? तो 90 डिग्री पे भी एक दूसरे को। क्लियर है? मैं सिंधु सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है भी? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी। सिंधु सभ्यता को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भी, किन किन नामों, किन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सिंधु सभ्यता को किन नाम से नहीं जाना जाता। एक अलग दे देगा उसमें, कांस्य दे देगा, तांबा सभ्यता दे देगा। तांबा कौन सी है अभी? प्रयाग ऐतिहासिक काल में जानकारी होगी थी। और जो कांस्य है, कांस्य जो है, तांबे में क्या मिलाए तब कांस्य बन जाता है अभी? अरे साइंस का क्वेश्चन है। तांबे में टीन मिलाते हैं तो कांसा बन जाता है। तांबे में टीन मिला दिया जाए तो कांस्य बन जाता है। अरे कांस्य देखा है तुमने? तुम्हारी अभी तो तुम्हारी मम्मी की तो क्या पता, नई अपग्रेड है। तुम्हारी दादी की जो थालियां, शादी में थालियां, टोकरी देते थे ना, वो कांस्य होता था। उसकी जानकारी थी किन किन लोगों को? सिंधु सभ्यता के लोगों को। और जो तांबा है, तांबा और कांसा देखने में तो गोल्ड जैसे लगते हैं, परंतु जो कांस्य है ना, वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा होता है। तो ये ध्यान रखना, उनमें तांबे में अगर टीन प्लस किया जाता है तो क्या बन जाता भी? कांस्य बन जाता है। क्लियर है? आप देखिए, अब समझे, पहले लिखना नहीं है, पहले समझे। 5 मिनट वे सिंधु सभ्यता जो हमारे यहाँ कहाँ कहाँ फैले थे? ये भारत का है भी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। सुनिए, भी जो सभ्यता थी वो हमारे यहाँ जम्मू के मांडा से लेके यूपी के आलमगीर गिर से महाराष्ट्र के देमाबाद और पाकिस्तान के इधर, भाई पाकिस्तान में इधर वेस्ट बंगाल। 1 मिनट, मैंने गलत कर दिया अभी। चलिए, चलो इसको सुन लो। नॉर्थ में, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जम्मू के मांडा से लेके यूपी के आलमगीर से और महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र इधर आ जाएगा हमारा, वेस्ट बंगाल में इधर ही आएगा। महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? मैंने तुम्हें कहा भी हर दिल्ली मानचित्र देखना चाहिए। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। गुजरात, गुजरात के पास पड़ता है। गुजरात कहाँ पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है। तो यहाँ देमाबाद में, देमाबाद लिख लो, कोई बात नहीं, देमाबाद है, देमाबाद। जम्मू के मांडा से, यूपी के आलमगीर से, महाराष्ट्र के देमाबाद से
और पाकिस्तान के सुतकागोडोर से। ये प्रॉपर स्थान पूछे जाते हैं। सुन लो, हमारी जो ये व्यवस्था थी, ये शंकु जैसे त्रिकोणीय थी भी। यहां से जो ये पॉइंट मैं यहाँ लगा देती हूँ, इस पॉइंट से ये मिला और इस पॉइंट से ये मिला, और ये जो फैली हुई थी ऐसे थी। ध्यान से सुनो, बातें नहीं। हमारे भारत के जम्मू से मांडा से शुरू होती है। अब तुम्हें ये जो मैंने बताया ना, तो तुम्हें ये ना क्वेश्चन बनाने में इजी हो जाते हैं। ऐसे अगर तुम्हारे माइंड में ये छप गया ना, तो इजी हो जाता है। अभी कौन कौन से स्थानों में नहीं मिली, जैसे यहाँ से आगे नहीं गई, तो अगर पूछ ली मणिपुर में कोई स्थान रहा होगा, नहीं रहा होगा। सिंधु सभ्यता को कोई साक्ष्य नहीं है। तो तुम्हारा यूपी से वो आलमगीर से आगे नहीं पहुंची। और यहाँ अगर पूछ ले भी तमिलनाडु में कोई साक्ष्य रहा, तो नहीं मिला। तो ऐसा जो अगर तुम चित्र बना के रखोगे ना, तो तुम्हें इजीली हो जाएगा भी कोई साक्ष्य मिले हैं भी कहां तक सिंधु सभ्यता फैली थी। वो जम्मू के मांडा से, आलमगीर जो यूपी से, और देमाबाद जो महाराष्ट्र तक, और सुतकागोडोर जो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो कहां पड़ता है? पाकिस्तान, पाक लिख लीजिए, ध्यान रखना। मांडा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया भी जो भारत के नॉर्थ में भी कहां से शुरू होती है? मांडा से। मांडा कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। आलमगीर भी यूपी में, देमाबाद में महाराष्ट्र में, और सुतकागोडोर बलूचिस्तान में, जो कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। इन 4 जगहों से शुरू होती है। और हमारी जो ऐसी आकृति की थी, और ये जो पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता थी, इसका जो है, ये इसका क्षेत्रफल था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था इसकी। जो इसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल था ना, वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। भाई ये 1200 कुछ, मान लो 12,900 कुछ ऐसे बताएगी, ये 12 लाख कुछ, परंतु लगभग तुम्हें ध्यान रखना भी 13 लाख के पास थी। तुम्हें अगर तुम इनको शॉर्ट में हम तोड़ तोड़ के पढ़ते भी, पॉइंटों में पढ़ेंगे तो याद नहीं रहता। तो तुम ऑलमोस्टली लगभग याद रखना, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट को करें, तो ये 1600 वर्ग किलोमीटर था भी। ये 1600 वर्ग किलोमीटर थी भी। और इस पॉइंट से नॉर्थ और साउथ के पॉइंट को मिलाते हैं भी, देमाबाद, इधर मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया भी, इधर इस पॉइंट को देमाबाद से मिलाते हैं, तो ये 1400 वर्ग किलोमीटर। सुतकागोडोर से आलमगीर को मिलाते हैं, तो ये कितनी थी? 1600 वर्ग किलोमीटर में। लंबाई कितनी थी? 1600 वर्ग किलोमीटर, और चौड़ाई है वो 1400 वर्ग किलोमीटर। और उसका पूरे का पूरा क्षेत्रफल है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी भी सिंधु सभ्यता। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ भी, जम्मू कश्मीर के मांडा से शुरू होती है, और ये नदियां भी पूछता है भी। जो मांडा से शुरू हुई जम्मू कश्मीर, मांडा ये किस नदी के किनारे में? चिनाब, चिनाब नदी में। मांडा जो कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी के किनारे है? क्योंकि जब सिंधु सभ्यता रही, सिंधु नदी के किनारे बसी थी। जहां ये पहले लोग रहा करते थे, नदियों के आसपास रहा करते थे, पानी की व्यवस्था इजिली हो जाए। तो ये मांडा है, कहां पड़ता है मांडा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का मांडा क्या खाता है भी? चने खाता है। तो याद रख लेना, जो मांडा है वो किस नदी के किनारे भी? चिनाब नदी के किनारे। हम हमारे गांव में कह देते हैं ना, किसी का नाम रखते हैं मांडा, रखते हैं ना, तो बस याद रख लेना, तुम्हें याद करना है, हमें कोई मतलब नहीं है याद करने से, ठीक है। तो जो मांडा है वो कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। क्लियर है? उसके बाद आलमगीर भी, आलमगीर है वो कहां का रहने वाला है? यूपी का। कौन सी नदी के किनारे भी? हिल्डन भी।
हिल्डन नदी। आलमगीर है, वो कहाँ है अभी आलमगीर? यूपी में पड़ता है। जो हमारा ईस्ट वाला पूछ ले भी, ईस्ट में जो सिंधु सभ्यता थी भारत के, कहां से कहां है भी? आलमगीर। ये हमारा नॉर्थ पॉइंट है भी, मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, ध्यान रखना। अगर पूछ ले कि उत्तर में कहां से शुरू होती है, मांडा से शुरू होती है, ईस्ट में कहा? आलमगीर, और दक्षिण में कहा? एमाबाद, और वेस्ट में कहा? सुतकागोडोर। क्लियर करना, ये इनकी दिशा है। कहीं तुम्हें दिशा से पूछ ले, मैंने सारे के सारे लिखे हैं, नॉर्थ लिखे हैं, साउथ लिखा है, तो ये वाला जो देमाबाद है ये नॉर्थ साउथ में पड़ता है, और आलमगीर है ये कहाँ पड़ता है अभी? ईस्ट में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है देमाबाद भी, देमाबाद है ये कहाँ पड़ता है भी? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र में भी। ये अगर पूछ ले, गोदावरी नदी के किनारे है भी, गोदावरी नदी। परंतु गोदावरी नदी की सहायक नदी है एक, उसके किनारे है परवारा नदी में। पर परवारा नदी में, ये गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। अब सुने भी क्वेश्चन, जो देमाबाद है कहां पड़ता है अभी? देमाबाद महाराष्ट्र में। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। अगर ऑप्शन में गोदावरी नदी दे रखी है, पूछ ले भी देमाबाद है वो कौन सी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी दे रखी है, तो तुम्हें गोदावरी नदी पे ही जाना, क्योंकि ये परवारा जो नदी है ये बहुत कम देता है ऑप्शन। पड़ता तो ये देमाबाद पूछे ना प्रॉपर, तो किसके किनारे पड़ता है? परवारा जो नदी है उसी की, और ये परवारा नदी है किसकी? सहायक नदी है गोदावरी नदी की, परंतु वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? क्लियर भी? अमित भी समझ में आया? अब उसके बाद रह गया अभी सुतकागोडोर। सुतकागोडोर जो है वो सिंधु सभ्यता का कौन सा पॉइंट है अभी? किस दिशा में? वेस्ट में भी। जो कहां पड़ता है अभी? बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी। अब नदी पूछ ले भी, सुतकागोडोर, दास्क नदी भी, नदी। लिख लिया भी सभी ने? आपने तो लिखा ही नहीं, ऐसे ही गर्दन हिला। लिखा है? लिख लिया? अब ध्यान से सुने सारे, मैं अभी सुनना है तुम्हें, मैं दोबारा सारे के सारे रिपीट करा रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनना है। लिख लिया ना? अब सुने, जो सिंधु सभ्यता है वो हमारे भारत के नॉर्थ से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है नॉर्थ में? मांडा से। मांडा जो कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। उसके बाद ये जाती है पूर्व में। पूर्व में कौन से स्थान पे? आलमगीर भी। आलमगीर जो कहां पड़ता है? यूपी में। आलमगीर कौन सी नदी के किनारे है? हिल्डन नदी। क्लियर है? उसके बाद दक्षिण में, दक्षिण में कहां तक भी? देमाबाद। देमाबाद, ये देमाबाद अहमदानगर में पड़ता है भी, ये महाराष्ट्र के जो अहमदानगर है वहां पड़ता है भी, तो ये ध्यान रखना। देमाबाद, देमाबाद ही पूछेगा, अहमदानगर नहीं पूछेगा। देमाबाद है जो कहां पड़ता है भी? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी। सीधा अगर गोदावरी नदी, अगर एग्जाम में गोदावरी नदी नहीं दे रखा ऑप्शन में दे रखा तो गोदावरी नदी को टिक करना है, नहीं दे रखा क्योंकि वो प्रॉपर दे दे तो परवारा नदी भी, क्योंकि ये गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है, उसी के किनारे। क्लियर है? उसके बाद ये पश्चिम में कहां तक भी? सुतकागोडोर। सुतकागोडोर भी, सुतकागोडोर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में बलूचिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी। ये आपसे पूछेगा।
और सिंधु सभ्यता वो कैसी है भी? त्रिभुजाकार की है। कैसी है ये? त्रिभुजाकार की। सिंधु सभ्यता कैसी है भी? त्रिभुजाकार की। सिंधु सभ्यता वो कैसी है? त्रिभुजाकार की। मैंने त्रिभुज बना के दिखा दी तुम्हें, इसको इससे याद करना। अगर तुम वन लीनियर रट्टा मार के पढ़ोगे ना तो याद नहीं रहे। एक बार अपने आप से बना के देखना। फ्रेंड सर्कल में बैठे हो ना तो उसमें बनाना भी कुछ तुम्हें आता होगा, कुछ फ्रेंड बता देगा, तो ऐसे क्लियरिटी आ जाएगी। इसका क्षेत्रफल कितना है सिंधु सभ्यता का? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। अगर ये पश्चिम से पूर्व, इसकी लंबाई भी 1600 वर्ग किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण भी 1400 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? सिंधु सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? आवाज नहीं आ रही भी, आगे वाले क्या बात? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता, कांस्य सभ्यता। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया भी? ये पीछे वाला समझ में आया? थैंक यू।